सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। एसआईआर पर ए श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। करा सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन ये कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सिर्फ मैपिंग करेंगे। बाद में जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में होगा वो आपका जो सर्टिफिकेट की है तब जरूरत पड़ती है। बट एन्यूमरेशन फेज में आप सिर्फ एंड सिर्फ आप मैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज के डेट में आप हरियाणा में हैं और 2002 में आप भारत के कोई भी स्टेट में आप निवास की हो सकती थी, और उसका भी मैपिंग बीएलओ ऐप के तहत उनके पास डेटा है और ईसीआई के वेबसाइट में भी डेटा है और हमारी सीईओ के वेबसाइट में भी डेटा अवेलेबल है। आप कहीं पर भी कोई स्टेट का आप मैप हो सकती है। एंड किन्हीं कारणों से मान लो एक आपका इलेक्टर घर में जो है कहीं और बच्चे पढ़ रहे होंगे और उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भर के कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सिग्नेचर करके बीएलओ को आप ये एप्लीकेशन एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। किन्हीं कारणों से इस महीने के तहत आप घर में नहीं मिलेंगे तो आपका बीएलओ घर आके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, आपके घर के दरवाजे के नीचे डाल के और एक छोटा सा नोटिस भी चिपकाएंगे कि फलाना तारीख में मैं आया था और मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरा नाम ये है। तो जब भी आप उस नोटिस को देखेंगे फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और दो आपके पास भी आके फिर वो एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भी लेने की कोशिश करेंगे। और जो निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है, कम से कम 3 बार ये कोशिश बीएलओ ने करना होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। इस दौरान कोई नया वोटर इलेक्टर एलिजिबल होता है जिसको भी 18 वर्ष 1 जुलाई 2026 तक हो जाती हैं, उन्हें भी उनका अपॉर्चुनिटी दिया गया कि फॉर्म नंबर 6 और एक डिक्लेरेशन के तहत वो अपना बीएलए को सबमिट करेंगे और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के स्टेज पे संबंधित ईआरओ जो है उसको निपटारा करेंगे और फाइनल पब्लिकेशन में उनका नाम जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सभी इलेक्टर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके साइंड करके बीएलओ को देना पड़ेगा। जो भी इलेक्टर ये एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करते हैं उनका ड्राफ्ट रोल में उनका नाम जोड़ा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये है। इस पूरा कार्यक्रम के लिए जैसे मैंने कहा था, हमारे पास टोटली 20,629 जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके हर एक बूथ पे आपका एक बीएलओ है। इन सभी बीएलओस को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसे कैसे आप काम करेंगे, कैसे ऐप में काम करेंगे, कैसे इलेक्टर को हेल्प करेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में। और इन सब का काम सुपरवाइज करने के लिए पूरा हरियाणा में 2230 बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर्स जो बीएलओ सुपरवाइजर्स कहलाता है, उन्होंने भी हमने अपॉइंट किया गया। सो हर एक बीएलओ सुपरवाइजर के पास 10 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 बीएलओस की सुपरविजन करने की एरिया होगा उनके पास। उनके ऊपर हमने 489 एडिशनल एईआरस अपॉइंट किया गया और एईआरओस 162 हैं और 90 करीब आपके जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उतने हमारे ईआरओस हैं। और उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर कहलाते हैं वो भी सभी पता है नियुक्त किया गया है। ये पूरा अधिकारी का जो ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम कल से सितंबर फाइनल पब्लिकेशन तक कार्य करेंगे और सभी को अपने अपने डायरेक्शंस दिया गया है सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए। एंड हर स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
इलेक्शन कमीशन ने ये भी निर्देश दिए और सजेशन भी किया है कि हर बूथ पे और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक BLA 1 जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगता है और BLA 2 जो बूथ लेवल पे लगते हैं, उनके लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया कि रिप्रेजेंटेशन लगाएं और हमारे BLO के साथ मिलके काम करें सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनाए रहें जो इलेक्टोरल रोल बन रहा है नए तरह से, और कोई भी ऐसे इश्यू ना क्रिएट करे ग्राउंड लेवल पे कि फलाना के वजह से, कोई रीज़न के वजह से किसी का नाम छूट रहा हो और कोई गलत तरह से इसका इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़ रहा हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी गुजारिश है और हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है उनकी कि इस पूरा कार्यक्रम में हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अराउंड 15,898 BLA 2 लगाया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217 एंड अदर पार्टीज अराउंड 214। तो 100% अभी भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बट हम DCs के माध्यम से भी आज मतलब 10-15 दिन से रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं लोकल लेवल पे, और आज भी हमारा DCs के साथ मीटिंग है और उस टाइम में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो BLA अपॉइंटमेंट 100% कर दें सो दैट ट्रांसपेरेंसी बना रखे आपका इलेक्टोरल रोल रिविजन में। 15,808 ये बाद में बता देंगे जी, अब मैं आपको आफ्टर दिस वी विल गिव यू दिस फिगर्स। अभी बता दें ये डेट कल भी कर सकते, परसों भी कर सकते हैं, एनी टाइम, इसमें ऐसे कोई डेट फिक्स नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी BLA 2 की बात कर रहे हैं जो BLO लेवल पे होगा, बूथ लेवल पे 15,808। इस पे फिगर्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है बिकॉज जब मैं हम बात कर रहे हैं हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने 10-15 लगा लिया हो, सो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फिगर्स होंगी ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217 एंड एनी अदर पार्टी जो रेगुलर्स हैं जो लगे हुए हैं 214। सो JJP से 0 हैं, बहुजन समाज पार्टी 0 है, आम आदमी पार्टी 0 है। ये क्या ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ ही हो रहा है या कोई डेट वाइज? नहीं जी, पूरा हरियाणा में एक ही बार हो रहा है। एक साथ हो रहा है? हाँ जी, पूरा हरियाणा में। इस इनफैक्ट जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है 22 स्टेट्स का बचा हुआ था, पहले बिहार में हुई थी, उसके बाद 12 स्टेट्स में हुई थी और अभी जो हो रहे बाकी 22 स्टेट्स में अक्रॉस द कंट्री जहाँ जहाँ नहीं हुई। आज के डेट में इनफैक्ट जो है इसी शेड्यूल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में, ये शेड्यूल जो मैंने बताई थी इस शेड्यूल के मुताबिक इस 4 स्टेटों में होगा। थोड़ा सा स्टैगर किया है 10-15 दिन, बट इस शेड्यूल के तहत जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन कल से होना है वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और हरियाणा एंड चंडीगढ़ में एंड पूरा हरियाणा स्टेट में होगा ये पूरा शेड्यूल। एक बार मैं इसको पूरा करने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज फिर ये आपका फ्लो डिस्टर्ब होगा। मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। जैसे मैंने कहा था, जैसे कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स 14 जुलाई तक हम एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा एंड ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कि सभी हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा टू क्रॉस चेक कि जो भी कार्यक्रम हुआ है कि सही हुआ है, कोई और इश्यूज हैं उसमें जो बाद में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में उसको निपटारा कर सकें। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल CO के वेबसाइट में भी होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे एंड जो एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास रिसीव नहीं हुए उनका भी लिस्ट हम पब्लिश करेंगे CO के वेबसाइट में एंड लोकल ऑफिसेस में भी, DC ऑफिस में भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऑफिस में भी, पंचायत में भी हम पेश करेंगे
सो दैट जो मेरा इलेक्टोरल रोल होगा, मेरा नाम है 2024 में, फिर बाई चांस आप एन्यूमरेशन फॉर्म आप नहीं देंगे तो उनका भी लिस्ट सेपरेटली हम नोटिस में करेंगे, सो दैट क्लेम ऑब्जेक्शन स्टेज में आपको करने में आसानी रहेगा। इस पूरा कार्यक्रम को हेल्प करने के लिए इलेक्टर्स को हर जिले में हेल्प डेस्क, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्प डेस्क किया गया, सेटअप किया गया, और हर जिले में कॉल सेंटर विथ नंबर 1950 वो भी सेटअप किया गया। और इसके अलावा भी ECI नेट जो इलेक्शन कमीशन की जो ऐप है, उसमें सभी इलेक्टर के पास बुक का कॉल करके एक फैसिलिटी दिया गया, जो अपना BLO को फ़ोन कर सकते हैं, और वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर BLO आपके पास रिटर्न फ़ोन करने की प्रावधान दिया गया। वो सभी प्रोसेस जो है, प्रोग्रेस जो है, हम यहाँ हेडक्वार्टर्स में भी और जिला लेवल पर भी और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी मॉनिटर किया जाएगा हर एक काम का। ये कंप्लीट जो ECI नेट है, रियल टाइम बेसिस पे हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म्स BLO ने दिया है, कितना रिटर्न हुआ है, और हर चीज़ यहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन के लिए हमने, जैसे मैंने बोला था, सभी ट्रेनिंग हमने किया है, एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किया गया, और हमने डिस्ट्रिक्ट्स में और BLO के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है, और मीडिया कैंपेन काफ़ी जोर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्वीप एक्टिविटीज़ जिले में काफ़ी हो रही हैं, सोशल मीडिया पब्लिसिटी काफ़ी हमने किया है। स्टेट हेडक्वार्टर लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी मीडिया कम्युनिकेशन सेल्स क्रिएट किए गए हैं कि इसका अवेयरनेस काफ़ी स्प्रेड किया जाए अर्बन एरियाज़ में भी एंड आपका रूरल एरियाज़ में भी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली इन हरियाणा में मैं थोड़ा बताऊँ कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, अपना डिप्टी कमिश्नर को डिजिग्नेट किया जाता है, बट आपके पास हमारे हरियाणा में काफ़ी अर्बन एरियाज़ भी हैं जिसमें आपका म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं। उनके नीचे जो अधिकारी हैं, अम्बाला में कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, गुड़गांव फरीदाबाद में एडिशनल कमिश्नर्स को, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर एंड पंचकुला, ये 4-5 जिले जो हैं हमारे पास, यहाँ एडिशनल उनके कमिश्नर जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी नियुक्त किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सो दैट ये प्रोसेस ठीक तरह से चले अर्बन एरियाज़ में, और उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहे और वो डिप्टी कमिश्नर को सपोर्ट करें इस पूरा कार्यक्रम के लिए। इसमें पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स की भी मदद ली जा सकती है? वो तो वॉलंटियर्स के माध्यम से ले सकते हैं। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं DCs को कि जो भी हेल्प करना चाहते हैं इसमें वॉलंटियर के माध्यम से हम इसको करने की प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस में कोई सपोर्ट करने के लिए ऐसे कोई पाबंदी नहीं किया है। सो BLO और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन BLA के द्वारा, इनफैक्ट BLAs भी आपका जो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, BLO को 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स पर डे भी जमा करने का प्रावधान दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। सो कोई भी मदद करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काफ़ी डायरेक्शंस दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्देश हैं ये। सो आखिरी में मैं यही करना चाहूँगा कि जो सपोर्ट चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, देन जो अर्बन एरियाज़ में RWS के साथ भी हमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगा। डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग में हमने काफ़ी बोला है, मीटिंग्स कर रहे हैं अपने लेवल पे और ERO लेवल पे भी कर रहे हैं। सो इस पूरा कार्यक्रम को सुचारू रूप करने के लिए सभी मदद करें, RWS एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ और अधिकारी पूरे लगे हुए हैं इसमें, इस प्रोग्राम में। एंड सभी इलेक्टर्स को मेरा यही निवेदन है कि जब भी आपका BLO आएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म भर के अकॉर्डिंग टू रूल एक सिग्नेचर करके वापस ज़रूर BLA को दे दें, अदरवाइज फिर ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। थैंक यू। सर, अगर राजनीतिक पार्टियां अपने BLA अगर नहीं बनाती हैं तो आप क्या करोगे? नहीं, उसमें ऐसे कोई उसका रूल नहीं है कि बनाना ही बनाना है। ये बाद में ऐसे होती है ना कि आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ, ऐसे कोई बात उठती है कि उसको नेगेट करने के लिए पहले ही प्रावधान दिया गया। अब BLO तो काम करेगा ही, उसके ऊपर आपका BLO सुपरवाइजर है, EROs हैं, SDMs हैं, उसका जो रेगुलर हम SDM कहते हैं उसका अदरवाइज ERO है आपका। बहुत सारे BLO सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, BDPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल पे अधिकारी हैं, वो सब तो करेंगे ये काम।
बट पॉलिटिकल पार्टीज को रिक्वेस्ट किया गया कि अपना बीएलएसबी अपना रिप्रेजेंटेटिव भी दे दे, जैसे इलेक्शन के टाइम पे बूथ लेवल एजेंट भी बैठे होते हैं। दिस इज फॉर ट्रांसपेरेंसी। सो बट नहीं लगाई तो कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे ये इश्यू नहीं है। सवाल ये है कि जैसे बाई चांस कोई भी व्यक्ति कहीं पे, जैसा आप बता रहे हो मैपिंग 2002 में एक बार होती है और दूसरी बार होती है, बाई चांस इन दोनों में कोई अगर मैपिंग नहीं हो पाई है और वो व्यक्ति पाक है, वो वैध है का निवासी, उसे क्या करना चाहिए? उनको इसमें 11 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसमें इसका आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, 10th क्लास सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेजिडेंसी है, SC ST सर्टिफिकेट है आपके पास। ऐसे 11 डॉक्यूमेंट है। 11 बर्थ सर्टिफिकेट भी है, बर्थ ईयर के हिसाब से। हाँ वो तो है ही है। आपका बर्थ ईयर के हिसाब से जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें आपका क्लियर कट लिया हुआ है। सो आप एक बार देखेंगे तो आप पता चल जाएगा क्लियर कट की, इफ आई वाज बोर्न बिफोर 1 जुलाई 1987 मुझे क्या देना पड़ेगा, एक बर्थ सर्टिफिकेट देने से काफ़ी काम चल जाएगा मेरा। अब मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004, देन मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट के तहत फिर माता नहीं तो पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दूंगा। मेरा बर्थडे जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद है, तो फिर मैं बर्थ सर्टिफिकेट मदर का भी फादर का भी और एक इसमें दोनों पेरेंट्स का जो वैलिड पासपोर्ट वगैरह, इफ एट ऑल दे आर नॉट फ्रॉम दी कंट्री, फॉर एग्जांपल माता कहीं और कंट्री के हैं, पिताजी कोई और कंट्री के हैं, फिर उसका पासपोर्ट का भी कॉपी इसमें लेने की प्रावधान है। तो सर्टिफिकेट की डिटेल्स लिखा हुआ है, क्लियर कट उसमें हुआ है। सर आपने ये बात जो बताया था मैपिंग जो हुई थी, उस मैपिंग का जो डिफरेंस था उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कहती कि जब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैपिंग में इतना डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? मतलब उनका ये कहना कि 70 लाख के करीब मतदाताओं की पहचान नहीं हो पा रही है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास या चुनाव आयोग के पास जो डाटा है उसमें 70 लाख मतदाता। हम एक चीज यहाँ क्लियर करें, हम किस चीज से के साथ क्या क्या चीज मैप कर रहे हैं। ये मैप कर रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्टोरल रोल हमने पब्लिश किया था लास्ट, वो 2002 के साथ हम मैप कर रहे हैं। सो इसमें आपका पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत में माइग्रेशन भी है, तो वो सब हम अकाउंट फर करना पड़ेगा। सो क्योंकि 20 साल बीत गया, तो दैट इज द रीजन हम SIR आज के डेट में कर रहे हैं, सो दैट शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट ये सब एंट्रीज को सेट करने के लिए ये SIR की प्रोसेस है। अब ये नहीं कह सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुड़गांव का आज का डेट मैपिंग है 35.4%, अब ये नहीं कह सकते कि बाकी जो हैं रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा नहीं है और दे आर इलीगल सिटीजन्स, ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है पूरे माइग्रेशन होके वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया हो और इस 20 साल में भी पॉपुलेशन नेचुरली तरह से भी बढ़ा हुआ है, वो है। इसमें जो ये SIR हो रही है, कई लोगों की जिस तरह से है कि करेक्शंस भी होती हैं, वो इसी दौरान होंगी या बाद में? इसी दौरान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि मेरा नाम में कोई चेंज करना है, मेरे एड्रेस में भी कोई चेंज करना है, उसमें फॉर्म 7 और 8 जो है, नया वाले फॉर्म 6 है, लोगों का स्पेलिंग का भी SU होता है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग जो स्टेज मैंने बताई थी आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज जो है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक जो टाइम 1 मंथ टाइम किया गया, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी दे सकते हैं, बट उस टाइम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन किस टाइम पे वो ERO साहब वो डिसाइड करेंगे। एक और इसमें कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि जो 50+ की एज के लोग हैं और 2002 से उसकी मैपिंग हुई है, जैसे बच्चे का बात आपने कहा कि मदर फादर का डेट ऑफ बर्थ आना है, डेट ऑफ बर्थ के उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे? क्योंकि उस समय तो ज़्यादा लोग नहीं करवाते थे, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता था लोगों के पास, या वही सिस्टम चलेगा कि पंचायत या काउंसिलर नहीं, आपके पास 11 डॉक्यूमेंट की इंडिकेटिव लिस्ट दिया गया। आपका इसमें लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट भी है, आपको कोई भी तो प्रॉपर्टी होगी उसमें, फैमिली रजिस्टर है, लोकल बॉडी का इलेक्शन की उसका होगा, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, सरकारी जो ID कार्ड होगा, जो भी कहीं पर भी, वो बहुत सारी लिस्ट दिया हुआ है। इसमें कोई ऐसे इस डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट के बाद तो कोई छूटेगा नहीं उसमें। सर सबसे सीरियस सवाल वही है कि अदर स्टेट में जैसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाखों वोट कटे हैं,
और अभी भी डाउट उसमें जाहिर किया जा रहा है। यहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के इशू को सेटल करने के लिए क्या वे आउट है आपका? जैसे इंग्लिश नाम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या हिंदी नाम है उसमें कोई शब्द आगे पीछे हो गया है, उसको सेटल करने के लिए क्या वे आउट आपने निकाला है? नहीं, इसका वे आउट हमने कहीं नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया, 2 महीने का टाइम है इसमें। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टाइम वन मंथ है, उसके बाद जो नोटिस फेज है और डिस्पोजल क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन एक मंथ, 1.5 मंथ टाइम है। इस मंथ में आपका एडिशनल EROs, AEROs फिजिकल वेरीफाई करके वो सब सर्टिफिकेट्स देके आपका नेम करेक्शन, नेम चेंज हर चीज कर सकते हैं। तो प्रावधान इसीलिए लगा हुआ है, इसका टोटल नोटिस फेज एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस दिया हुआ है, इसके शेड्यूल में है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के तहत। उसमें क्या कोई अगर एफिडेविट देता है कि हमारा ये नाम था, ये है, तो वो एफिडेविट्स माने जाएंगे या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उससे मांगा जाएगा? डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 11 डॉक्यूमेंट में से ये कहीं पर भी आपका नाम तो सही होगा। मेरा नाम श्रीनु SREE लिखते हैं, SRI भी लिखते हैं। अब मैं लिखता हूँ SREE। अब इलेक्शन डॉक्यूमेंट में मान लो मेरा SRI है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा, 10th क्लास सर्टिफिकेट होगा, मैं सबमिट करूंगा और मेरा नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मैं पहले धीरेन्द्र कुमार लिखता था, अब मैं धीरेन्द्र अवस्थी लिखता हूँ, तो मुझे मेरा अगर नाम नहीं आता है तो मुझे क्या करना होगा उसमें? आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में आपने एप्लीकेशन फॉर्म के तहत आपने चेंज का देके फिर आपका सर्टिफिकेट भी तो देंगे उसमें। वो